अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, जब चार लोग मिलकर रहते हैं तो उनमें कोई न कोई ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन जब ऐसी ही कोई मामूली सी बात किसी गांव या देहात में पेश आए तो अक्सर लोग आपस से बाहर हो जाते हैं और तैश में आकर ऐसे जुर्म कर गुजरते हैं कि शैतान भी शर्मा जाए। जहां इंसान की इंसानियत की कोई मिसाल नहीं, वहां जब इंसान अनाह को अपना मसला बनाता है तो उसकी हैवानियत की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसा ही एक हौलनाक वाकया पेश आया लियाकतपुर में, जहां मुल्जिमान ने दरिंदगी और सफाकियत की नई मिसाल रकम कर दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर के थाना शेदानी की हुदूद में चंद रोज कबल मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर दो भाइयों मोहम्मद बशीर और शकील पर मुबैना मुल्जिमान मुरीद अहमद, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद जहूर, अताउल्लाह, गुलाम मोहम्मद, शकील अहमद और दीगर नामालूम अफराद ने मेन कौमी शाहराह पर दिन दिहाड़े गैरत के नाम पर सफाकियत की हदें पार करते हुए मोहम्मद बशीर नामी नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया और खूब मारपीट करते हुए तेज धार आले से मोहम्मद बशीर की नाक काट डाली। मोहम्मद बशीर के साथ उसके भाई मोहम्मद शकील पर भी मुल्जिमान ने तशद्दुद किया और उसकी एक टांग तोड़ डाली। इस सारे मामले को कमोबेश 1 साल का अरसा हो गया, लेकिन फिसाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब रुकैया अपने कजन महबूब अहमद के साथ घर से फरार हुई तो उसके भाई अताउल्लाह ने थाना तरंडा मोहम्मद पनाम में अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया। इस मुकदमे में महबूब अहमद को नामजद किया गया, जबकि 2 अफराद को नामालूम जाहिर किया गया। इस मुकदमे में पुलिस रुकैया को बाजियाब ना करवा सकी और ना ही महबूब अहमद को पुलिस गिरफ्तार कर सकी। अलबत्ता मोहम्मद बशीर अहमद को अताउल्लाह ने गिरफ्तार करवा दिया, जो जेल गया और फिर जमानत पर रिहा हुआ। रुकैया बीबी के भाइयों को ये शक था कि मोहम्मद बशीर को रुकैया और महबूब का पता है कि वो कहाँ हैं। उनका ये मानना था कि ये लोग बातें छुपा रही हैं और गैरत को हुलकार रहे हैं और उन्हें बेइज्जत करवाने में बशीर अहमद का पूरा हाथ है। उन्हें शक था कि यही महबूब अहमद की पुश्तपनाही कर रहा है। इसी रंजिश पर रुकैया के भाइयों और रिश्तेदारों ने मोहम्मद बशीर अहमद और उसके भाई मोहम्मद शकील को पकड़ लिया और उन्हें मारते पीटते हुए सफाकियत की हदें पार करते हुए मोहम्मद बशीर की नाक और होंठ काट दिया, जबकि उसके भाई शकील की टांग तोड़ दी। ये सारा वाकया उनके घर से थोड़ी ही दूर पेश आया। जैसे ही इस खौफनाक लर्जा देने वाले वाकये की इत्तला मोहम्मद बशीर के घर वालों को मिली, बशीर के वालिद को शदीद सदमा पहुंचा और वो अपने बेटों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त न कर सके और वो कुएं की थोड़ी देर बाद चल बसे। जुल्म और बर्बरियत सफाकियत की खबर जिसके कानों तक पहुंची, उस पर खौफ का सख्ता तारी हो गया। मैं रुकैया नज़ीर अहमद, मैंने महबूब अहमद वाल्द मीहर अली से अपनी मर्जी से निकाह किया है और खुशी साथ 1 साल से उसके साथ रह रही हूँ। और ये जो बशीर अहमद वाल्द शमल है, इनका ना कसूर है ना ही कोई लेना देना है। इनको नाहक इनके साथ जुल्म हुआ है और इसके भाई के साथ सरेआम उनका नाक काट दी गया, होंठ काट दिए गए हैं। मेरे भाई नहीं है, ये दरिंदे हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए। उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको पता भी नहीं है और मैं अपने शौहर के साथ खुशी के साथ रह रही हूँ। कल को मुझे और मेरे शौहर को भी खतरा है उनसे। अगर कुछ भी हो गया हमें तो कसूरवार वो लोग होंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप लोग हमारे साथ इंसाफ करवाएं। और उन दोनों भाइयों की एक की टांगे तोड़ दी गई, उनके साथ सरेआम उनकी एक की नाक काट दी गई है, टांगे तोड़ दी गई, उनके साथ जुल्म है, उनको कोई कसूर भी नहीं है। सरासर उनके साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए SHO थाना शेदानी मुस्लिम ज़िया को हिदायत जारी की कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करे, जिस पर पुलिस थाना शेदानी ने फौरन मुकदमा दर्ज करते हुए वाक़े में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया,
जबकि 3 मुल्जिमान अबूरी जमानतों पर हैं। इस तरह रुख्ती इन्होंने की कि जिस तरह एक इलाके के बदमाश करते हैं, उनको उस गरीब बंदा मलिक मियार अली जो है, इसका वालिद लड़की का और महबूब का वालिद, उसके पास गए हैं, गली में खड़े होकर ये औरत हमें रुख्ती कर दें। जो हमें भी इस चीज़ का दुख हुआ है कि जिस तरह ना औरतें लेके गए हैं, जिस तरह बाकायदा एक कुंवारी लड़की की रुख्ती करते हैं, तो ये भी बड़े हमारे लिए तकलीफ दे लम्हा था। लेकिन हमने इस चीज़ को बर्दाश्त किया कि ये आपस में इनकी रिश्तेदारी है, ये कोई बड़े फसाद से बच जाए, बड़े फसाद से बच जाए। हमने पूरी कोशिश की है, मैंने पूरी कोशिश किया कि बड़े फसाद से बच जाए। उसके बाद इन्होंने हफ्ता 15 दिन बाद जब लड़की इन्होंने वापस घर भेज दिया, तो इन्होंने 496 की इनके खिलाफ बशीर अहमद और महबूब के खिलाफ और 2 नामालूम रख दिया जी। मैं ये सही बात कर रहा हूँ जी, 2 नामालूम रखे हैं और थाना टंडा मोहम्मद, ये थाना लगता है टंडा मोहम्मद का। पुलिस ने 10 दिन बाद उन्होंने 2 नामालूम में शकील अहमद जो मजरूब है जी, उसको उठाया और बशीर अहमद को भी उठा लिया 2 नामालूम में। हफ्ता 10 दिन रख के जो भी इनकी आपस में जो भी पुलिस से तय तबाह हुआ होगा या जैसे भी उनको किया है, इनको दोबारा छोड़ दिया इन्होंने। हफ्ता फिर ठहर के इनके 2 बंदे अपना शबीर अहमद उसके महबूब के भाई को और नवीद उसके भाई को फिर उठा लेते हैं पुलिस वाले। ये कुछ 4 दफा ऐसी रिहर्सल होती है ये 2 नामालूम में। पता नहीं क्या मतलब इसमें पुलिस का मकसद था या क्या आई लड़की बरामद करनी थी। अगवा तो इन्होंने नहीं किया, लड़की तो अपनी मर्जी से गई है, उसने तनसीब की है। तो इन्होंने 4 दफा पुलिस ने उठाया, इनको छोड़ा है, उठाया, इनको छोड़ा है। फिर दोबारा बशीर अहमद को और शबीर अहमद को तीसरी दफा उठाया। तो मैंने इनको रोका है, भी ये आप काम छोड़ दें, चलो जो भी चलान करते हैं आपको 496 में चलान करते हैं, आपको पुलिस में भेजते हैं, आप जमानतें करा लें, वरना ये प्रैक्टिस बंद नहीं होगी। तो ये मैंने RPO साहब और DPO साहब वहाँ तक भी और मामला MNA क्या नाम है अपना ये मुर्तज़ा महमूद साहब को भी इस चीज़ की इतला दी, वो डार साहब हैं उनको भी इतला दी कि इस तरह नाजायज़ ज़्यादती जुल्म हो रहा है, ये थाना टंडा मोहम्मद का भी, तो आप इसका सदबाब करें। मेरा नाम गुलाम शबीर है, मैं महबूब दा बिरा थे ना, उन्हें वहाँ पसंद शादी की थी, साहब पत्ते रिश्तेदार थे ना खानपुर साल ही वाके कुछ साल थी वहाँ लाए। अच्छा रजामंदी थी गए वाला भी पर्चे मर्चे देंदे रह गए, ढकवेंदे रह गए। सारा बरादरी दा मलिक शरीफ अहमद साहब वडेरा बस्ती दा उन्हें फैसला किया, उन्हें कोई रिश्ता दीते थे। साल दे बाद वाल ही को टारगेट बन किते ने बशीर उनदे नाल लड़े उनदा हादसा किते ने, उनदे बिरा दी लात टुट गई, उनदा वडेरा वो आधे घंटे बाद उनको पता लगे वो हादसे को कोई फौत दे गए। ज़मान ने जुल्म बर्बरियत और सफाकत की दास्तान रकम कर दी। इस वाक़े से मुतल्लिक बात करते हुए कानूनदान मलिक मोहम्मद शरीफ एडवोकेट ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म कहानी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पूरी बिरादरी मेरे पास आई और इस मामले का फैसला करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। आखिरकार ये फैसला किया गया कि महबूब की छोटी बहन शाइस्ता बीबी जो कि कवारी थी, रुकैया के भाई के अताउल्ला जो कि पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का बाप भी था, उसके साथ अताउल्ला का निकाह कर दें। फैसले के मुताबिक निकाह भी करवा दिया गया ताकि एक झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन रुकैया के भाई अताउल्ला और घर वालों ने निकाह के बाद रुखसती के वक्त बारात लाने के बजाय चंद लोग लेकर गए और गली में खड़े होकर हलकारते रहे, जिसका मुखालिफ ग्रुप को शदीद रंज था। पुलिस ने वाक़े के बारे में बात करते हुए बताया कि मुल्जिमान माजिद वगैरह ने पुरानी रंजिश पर बशीर नामी शहरी को नाक से मजरूब किया। DPO का कहना था कि किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, कानून शिकन नासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। DPO का मजीद कहना था कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज हमारे इस वसेब का, लियाकतपुर का, हमारे इलाके का इंतहाई अफसोसनाक दिन है कि एक बहुत ही अफसोसनाक, अलमनाक एक हादसा हुआ, जिस दरिंदगी का मुजाहिरा किया गया, जिस शर्मनाक तरीके से लोगों ने एक मासूम आदमी के ऊपर ये जुल्म किया। तो मेरा आने का मकसद यहाँ पे लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती भी है, अफसोस भी है, और ये हमारे लिए शर्म का मकाम है हम सारों के लिए कि होते हुए इस इलाके में इस तरह का कोई वाक़या हो जाए।
तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने भी इनको यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, आपको इंसाफ दिलाने के लिए इंशाअल्लाह हमें जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे। और इस तरह का जुल्म करने वाले लोगों की कोई रियायत के मुस्तहिक नहीं है और उनको हर कीमत पे इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भले हम MNA हो ना हो, हमने बड़े अदवार देखे हुए हैं, लेकिन जुल्म होता हुआ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने लोगों के साथ, निहत्ते लोगों के साथ। और जो लोग भी इस जुल्म की सरपरस्ती करते हैं वो भी समझ ले कि अल्लाह ताला की ज़ात भी है और लोग भी हैं, और आप जुल्म का साथ देने की बजाय आप मज़लूम का साथ दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी कटहरे में आएंगे और ये जुल्म हम इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6-8 महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और लोगों ने बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब मेरे ख़्याल में वक्त आ गया है कि लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। और इस तरह के वाक़यात का होना और लोगों की सरपरस्ती से होना, लोगों की के शाबाश दी जाती है ऐसे लोगों की कि जाके आप ये कर लें, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे IG तक जाना पड़ा, चीफ मिनिस्टर साहिबा तक जाना पड़ा, हम अपने लोगों के हकूक़ और इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे। नाज़रीन, खानदानी दुश्मनी और पसंद की शादी में अक्सर औकात कई घर उजड़ जाते हैं और खून की कई नदियां बहती हैं। अक्सर ही देखा गया है कि पसंद की शादी का अंजाम हमेशा ही भयानक होता है। गैरत के नाम पर न जाने कितने लोग इंसान की दहशत और बर्बरियत की भेंट चढ़े और न जाने कितने खानदान बर्बाद हो गए। मुल्ज़िमान ने दरिंदगी की इंतहा कर दी और जुल्म सफाकियत की नई मिसाल रकम कर दी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, लाहौर की तारीख तकसीम पाको हिंद से पहले और वतन अजीज के मारिज़ वजूद में आने के बाद तक बहुत सारी अच्छी बुरी यादों और भाईचारे समेत महल्लादारी निजाम और जिंदा दिलाने लाहौरियों के तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लाहौर की पहचान रही। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ यही ऐवानों की नाकिस हिकमत अमलियों, महकमा पुलिस की सियासी या ज्यादती मफादात की पॉलिसिस और लाहौर के बाकी अदम बर्दाश्त और असलहा और बदमाशी कल्चर के फरोग ने लाहौर की कई 100 साला पहचान को गिरहन लगा दिया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल शहर लाहौर में गुज़श्ता चंद दहाइयों कबल अदम बर्दाश्त, गलत फहमी और अना समेत जराइम की दुनिया में खौफ की इलामत बनकर तख्ते लाहौर की जराइम की दुनिया की मरकजी सीट पर कब्जा के लिए एक दूसरे को कत्ल करने का ना रुकने वाला सिलसिला तकसीम के पाको हिंद की चंद दहाइयों बाद ही शुरू होकर हर गुजरते वक्त के साथ शिद्दत इख्तियार करता रहा और अब तक दर्जनों जिंदगियां निगल चुका है और आगे भी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। खानदानी दुश्मनी की गैंग वार 2010 में टीपू ट्रक्कामाला के लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल के बाद काफी अरसे तक बंद रही और शहर में इन खानदानों की जानिब से कोई खून खराबा नहीं किया गया। लेकिन रवां साल फरवरी में चुहंग के इलाके में एक शादी की तकरीब में अमीर बलाच टीपू के कत्ल के बाद फिर से ये गैंग वार शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया की गैंग वार को समझने के लिए माजी के झुरंकों में झांकते हुए इस खानदानी गैंग के वार की शुरुआत को देखना और समझना इंतहाई जरूरी है। लाहौर के सन 1980 की दहाई के आखिरी सालों और 1990 की दहाई में बदमाशियों का टॉप 10 गैंग था, जिसकी बुनियाद अमीरुद्दीन उर्फ बिला ट्रक्कामाला के कत्ल के बाद पड़ी। बिला ट्रक्कावाला के दस्तों रास्त बाबा हनीफा ने जब एक दफा बिला ट्रक्कामाला के बेटे टीपू ट्रक्कामाला का नाम किसी मुकदमे में आया तो बिला ट्रक्कावाला ने बाबा हनीफा को इल्जाम अपने सर लेकर जेल जाने का ये बोल कर कहा कि मैं तुम्हें जल्द बाहर निकालूंगा। ताहम बाद अज़ां इस केस की पैरवी नहीं की, जिस पर बाबा हनीफा सजा काट कर बाहर आया और उसे अब बात का रंज था। ताहम बाद अज़ां इस केस की पैरवी नहीं की, जिस पर बाबा हनीफा सजा काट कर बाहर आया और उसे इस बात का रंज था। ताहम बाद में बिला ट्रक्कामाला और बाबा हनीफा के दरमियान सुलह हो गई
और फिर एक दफा बाबा हनीफा ने बिला ट्रकावाला से 2 लाख रुपए मांगे, जिस पर तैश में आकर बाबा हनीफा ने अपने भाई के हमरा बिला ट्रकावाला को कत्ल कर दिया और खुद इलाका गैर फरार हो गए। जहां बाद अज़ां दोनों भाइयों ने वहीद उर्फ वहीदी, हमायूं गुजर और भोला सुनियारे से मिलकर अपना एक गैंग बना लिया, जिसमें सना गुजर, काली गुजर, मियां दाऊद और लाडला वगैरह शामिल थे। नाज़रीन, दूसरी जानिब बिल्ला ट्रक्कावाला के कत्ल के बाद कारोबार समेत दीगर तमाम जिम्मेदारियां आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्कावाला ने संभाल ली और साथ वालिद के कातिलों से खुद अपने अहले खाना को और वसी कारोबार को बचाने की जिम्मेदारी भी टीपू ट्रक्कावाला के कंधों पर आन पड़ी। ताहम इस दौरान गवालमंडी के 2 कजन ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तेफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट ने बाबा हनीफा और बाबा शफीक को खूब सपोर्ट किया, जिस पर ट्रक्कावाला खानदान और गोगी तेफी बट खानदान के दरमियान दुश्मनी ज्यादा गहरी हो गई। अब टीपू ट्रक्कावाला को सिर्फ इन 2 भाइयों बाबा हनीफा, बाबा शफीक और उनके टॉप 10 गैंग से ही नहीं बचना था, बल्कि गोगी बट और तेफी बट से भी खतरा था। टीपू ट्रक्कावाला ने अपना सियासी, समाजी और कारोबारी असर रसू इस्तेमाल किया और चंद ही सालों में बाबा हनीफा, बाबा शफीक और उसके दीगर टॉप 10 के इश्तिहारी साथी एक के बाद दीगरे मुबैना मुकाबलों में मारे गए और टीपू ट्रक्कावाला के बराह रास्त दुश्मनों में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन गोगी बट और तेफी बट आज तक महफूज हैं। जबकि टीपू ट्रक्कावाला 2010 में लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल हो गया, जिसका इल्जाम तेफी बट और गोगी बट पर लगा और रवां साल फरवरी 2024 में टीपू ट्रक्कावाले का बेटा बलाज टीपू ट्रक्कावाला भी चूहंग के इलाके में एक शादी की तकरीब में कत्ल हो गया और उसके बाद कत्ल का इल्जाम भी तेफी बट और गोगी बट पर लगा। टीपू ट्रक्कावाला के 2010 में होने वाले कत्ल के बाद से 2024 तक 14 सालों तक दोनों खानदानों के दरमियान कोई खूनरेजी नहीं हुई। ताहम अचानक से बलाश के कत्ल के बाद उसके सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत और अब तेफी बट के बहनोई और बहन पर फायरिंग ने कई सवालात को जन्म दे दिया है, क्योंकि ये दोनों खानदान दुश्मनदार जरूर हैं, लेकिन गैरतमंद दुश्मन हैं। यानी जिसको कत्ल करना है सिर्फ उसी को कत्ल करना है। खवातीन, बच्चों और दीगर अहले खाना पर कातिलाना हमले करने की कोई एक भी मिसाल इस 30 साला दुश्मनी की तारीख में कहीं नहीं मिलती और यही वजह है कि जावेद बट के कत्ल ने तेफी बट और गोगी बट समेत दुश्मन पार्टी ट्रक्कावाला ग्रुप को भी चौंका के रख दिया है। जबकि दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन अंडरवर्ल्ड के पुराने दुश्मनदारों की जानिब से उसे प्रॉक्सी वॉर का नाम दे दिया है, जिसमें दोनों खानदानों की दुश्मनी की चिंगारी को एक मर्तबा फिर से हवा देकर कोई तीसरी पार्टी फायदा उठाना चाह रही है और ऐन मुमकिन है कि दोनों के ऊपर हमले भी कोई तीसरी पार्टी करवा रही हो और दोनों पार्टियों के करीबी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके ये जाहिर कर रही हो कि दुश्मन ने हमला करवाया है। नाज़रीन, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब अमीर बलाज पर हमला हुआ तो हमला आवर गोगी बट का पुराना मुलाजिम मुजफ्फर निकला, जो कि हसास इदारे में मुलाजमत के बाद रिटायर्ड होकर गोगी बट के यहाँ मुलाजमत करना शुरू हो गया था और अमीर बलाज पर बराह रास्त फायरिंग करके उसे कत्ल करने वाला, जो कि अमीर बलाज के मुहाफिजों के हाथों मौका पर ही कत्ल हो गया था, गोगी बट का साबिका मुलाजिम था। अब इसमें सबसे अहम बात जो सोचने वाली है वो ये है कि अगर गोगी बट ने अमीर बलाज को कत्ल करवाना ही था तो वो अपने जाती मुलाजिम को भेजकर बराह रास्त अपने ऊपर शक की सुई क्यों लाएगा। ताहम वही हुआ कि इस कत्ल का मुकदमा ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तेफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट के खिलाफ दर्ज हुआ और वो दोनों बैरून मुल्क फरार होकर अंडरग्राउंड हो गए। बलाश के कत्ल के फौरी बाद ये खबरें भी मंजर-ए-आम पर आई कि शादी के फंक्शन में अमीर बलाश के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन का सब इंस्पेक्टर शकील भी मौजूद था और उसे हिरासत में ले लिया गया है। ताहम वाक़े के कुछ घंटों बाद तर्जुमान ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर ने मीडिया को बताया कि शकील बट हिरासत में नहीं है। ताहम कत्ल की वारदात सदर डिवीजन में होने के बावजूद वाक़े की तहकीकात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सदर के बजाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ने शुरू कर दी और हैरान कुन तौर पर शादी के फंक्शन में मौका पर मौजूद शकील बट ने ही तफ्तीश करनी शुरू कर दी और जाए वकूल से मिलने वाले शवाहिद, शूटर का पिस्टल और दीगर शवाहिद अपने पास महफूज कर लिए, लेकिन 6 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद चालान अदालत में जमा नहीं करवाया। नाज़रीन, शकील बट ने अपनी तफ्तीश में अमीर बलाज कत्ल केस में इसके सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह के मुलव्विस होने का इंकशाफ किया था,
कि एहसन शाह ने सऊदी अरब में अमीर बलाश को वीडियो कॉल की और फिर उसकी चुहंग में शादी के फंक्शन में मौजूदगी बारे तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को रेकी थी, जिस पर अमीर बलाश को कत्ल किया और उसका काम के लिए एहसन शाह ने तेफी गोगी भट्ट से मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए बतौर एडवांस लिए थे और टोटल डील 5 करोड़ में हुई थी। शकील भट्ट ने एहसन शाह को गिरफ्तार करके उसका सर मूंद दिया, तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसे जेल मुंतकिल कर दिया। लेकिन अमीर बलाश कत्ल केस का चालान मुकम्मल न होने की वजह से एहसन शाह की अदालत में पेशी न हो सकी। अमीर बलाश के कत्ल के तकरीबन 6 माह बाद ही जब मामला ठंडा हो गया तो शकील भट्ट ने एहसन शाह को जेल से निकाला और वही रिवायती स्टेटमेंट के दीगर साथियों की गिरफ्तारी और निशानदही के लिए ले जा रहे थे। शाद बाग के इलाका बंद रोड असाइयों वाला कब्रिस्तान में लेकर गए, जहां एहसन शाह ने पुलिस को बताया कि उसने असलहा छुपाया हुआ है और जैसे ही हम वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और उसकी फायरिंग से जेरे हिरासत एहसन शाह शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। और रास्ते में जब एहसन शाह से मुल्जिमान बारे पूछा तो उसका कहना था कि फायरिंग करने वाला उसका सगा भाई सैयद अली रजा था, जबकि बाकी 2 नामालूम को वो नहीं जानता। ताहम एहसन शाह को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। इस पुलिस मुकाबले का मुकदमा थाना शादबाग में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट की मुद्दत में मरने वाले एहसन शाह के ही सगे भाई सैयद अली रजा के खिलाफ दर्ज हुआ। और जब एहसन शाह की अहलिया अरीशा ने अपने शोहर को मावराए अदालत पुलिस की जानिब से कत्ल करने पर मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानात देने शुरू किए तो अरीशा और मरने वाले उसके शोहर एहसन शाह की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई, जिसमें एहसन शाह और अरीशा की मुबैना गुफ्तगू में एहसन शाह अरीशा को बता रहा है कि वो अब जेल का फनकार बन गया है और उसने शकील भट्ट को कत्ल करने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है और अपना एक गैंग भी बना लिया है। महकमाना ज़राए का कहना है कि इस ऑडियो का मकसद एहसन शाह की हलाकत के बाद उसके अहले खाना के रद्द अमल को कंट्रोल करना था। ताहम जैसे ही ये खबर मीडिया पर नशर हुई तो शकील भट्ट ने मीडिया पर चलने वाली खबरों को ही बुनियाद बनाकर थाना इचरा में एहसन शाह की अहलिया अरीशा अमीर बलाश कत्ल के पहले से फरार नामजद मुल्जिमान तेफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ उसे जान से मारने की प्लानिंग करने और टेलीग्राफ एक्ट समेत दीगर संगीन नोयत की दफात के तहत अपनी ही मुद्दत ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये इस 30 साल पुरानी दुश्मनी में पहली FIR थी जिसमें किसी खातून को तेफी भट्ट और गोगी भट्ट जैसे किरदारों के साथ नामजद किया गया है। अरीशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद एहसन शाह की वालिदा मुबैना तौर पर पुलिस के खिलाफ किसी बयान या कानूनी चाराजोई से बचने के लिए एहसन शाह की हलाकत में बराह रास्त पुलिस मुकाबले में मुलव्विस किए जाने वाले और उसके दूसरे बेटे सैयद अली रजा की जिंदगी की फिक्र लग गई और फिर वही हुआ जो शकील भट्ट चाहता था। एहसन शाह की वालिदा ने अपनी बहू के खिलाफ थाना रावी रोड में घर से नकदी और दीगर कीमती अशिया चोरी करके फरार होने का मुकदमा दर्ज करवा दिया और शकील भट्ट की जानिब से थाना इचरा में एहसन शाह की अहलिया के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे के बाद अरीशा का भी कुछ पता नहीं। इस तमाम वाक़े के चंद रोज बाद ही 2 सितंबर बरोज पीर इचरा के ही इलाके में अमीर बलाश कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम तेफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को उस वक्त नामालूम हमला आवर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया जब वो अपनी अहलिया और बेटी के हमरा अपने नवासों को स्कूल से लेने जा रहे थे। इस वाक़े का मुकदमा भी थाना इचरा में ही दर्ज हुआ और इस तरह बलाश कत्ल केस की पैरवी OCU इकबाल टाउन जो कि थाना इचरा के साथ वाक़ है की जानिब से केस की तफ्तीश से लेकर अरीशा गोगी भट्ट और तेफी भट्ट पर थाना इचरा में होने वाली FIR और अब जावेद भट्ट के इचरा के ही इलाके में होने वाले कत्ल ने इचरा के इलाके को इस केस के हवाले से मरकजी बना लिया है। नाज़रीन, जावेद भट्ट की जब तदफीन की गई तो तेफी भट्ट के बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन ने मीडिया को ये बयान दिया कि CCPO लाहौर ने लाहौर को मक्तलगाह बना रखा है और मैं जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कत्ल समेत दीगर तमाम पहलुओं से पर्दा उठाऊंगा, जिस पर CCPO लाहौर ने ख्वाजा अजहर गुलशन से मुलाकात की और उनके तहफ्फुज़ात सुने, जिसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को ये कहकर मुअत्तल कर दिया गया कि उसके 25 चालान नामुकम्मल हैं, जबकि हकायक ये हैं कि शकील भट्ट की जानिब से ख्वाजा अजहर गुलशन को CCPO लाहौर का नाम लेकर धमकियां लगाई गई थी। जैसे ही शकील भट्ट को मुअत्तल किया गया तो शकील भट्ट के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात भी मंजर आम पर आने लगे और आला अफसरान को शकील भट्ट से मुतल्लिक फराहम की जाने वाली रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ। जब 2010 में टीपू ट्रक्का माला को लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया था तो उस वक्त भी शकील भट्ट पहले से मौका पर मौजूद था, जबकि रवां साल माह फरवरी में जब टीपू ट्रक्का माला के बेटे
अमीर बलाश ट्रकावाला को चोहम के इलाके में शादी के फंक्शन में कत्ल किया गया, तो उस वक्त भी शकील बट पहले से जय वकुआ पर मौजूद था। इसी तरह बलाश कत्ल केस में एहसन शाह को गिरफ्तार करने पर और फिर मुकाबले में पार करने वाला भी शकील बट ही था। और ये कभी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि बलाश कत्ल केस की अहम कड़ियां तोड़ने और एहसन शाह को मालूम कुछ अहम मालूमात को हमेशा के लिए दबाने के लिए वो मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। उसके बाद एहसन शाह की बीवी समेत तेफी और गोगी बट के खिलाफ शकील बट की अपनी मुद्दत में थाना इचरा में मुकदमे का इंदराज, और इस मुकदमे के चंद रोज बाद ही इचरा के ही इलाके में देफी बट के बहनोई के कत्ल के वाक़े ने आला अफसरान समेत लाहौर के बासियों पर सब कुछ अयां कर दिया है। पीर 2 सितंबर 2024 को दोपहर को इचरा के इलाके केनाल रोड मुस्लिम टाउन के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार की अंधाधुंध फायरिंग से अमीर बलाश टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तेफी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल हो गए, जिनकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की छाती और जिस्म के दाएं हिस्से पर लगने वाली 5 गोलियां ही मौत का बाइस बनी। जबकि जावेद बट के कत्ल के फौरी बाद जब जय वकुआ पर पहुंचे तो पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की गई, तो मालूम हुआ कि तमाम कैमरे ही खराब हैं। और इस हवाले से हसास इदारों की जानिब से भी एक रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि जय वकुआ पर नस्ब कैमरे खराब थे और मुल्जिमान को इस बारे इल्म था, जिस वजह से उन्होंने उसी जगह का इंतखाब किया। अब मुल्जिमान को किसने इस जगह कत्ल की वारदात करने की रकी दी थी, इस बारे तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि किस मकाम पर कौन सा कैमरा खराब है ये सिर्फ महकमे के लोग ही जानते हैं। पुलिस ने प्राइवेट कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी, जिससे ये मालूम हुआ कि हमलावर की उम्र तकरीबन 55 साल है, जो रायबंद की तरफ से जय वकुआ के करीब एक जाली नंबर प्लेट वाले रिक्शे पर पहुंचा और फिर 2 मुबैना सहूलतकारों ने इसे मोटरसाइकिल और असलहा देकर टारगेट के करीब भेजा गया, जहां उसने जावेद बट को कत्ल किया और वापसी पर अपने रिक्शे के पास गया और रिक्शा लेकर फिर से रायबंद वाली साइड पर रवाना हो गया। जराये का मजीद कहना है कि पुलिस ने हमला आवर के घर तक भी पुलिस को पहुंचा दिया है और सहूलतकारों के भी बिल्कुल करीब है, लेकिन ताहाल मरकजी सहूलतकार और शूटर पुलिस की पहुंच से बाहर हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और मुतादिद को तफ्तीश के बाद बेगुनाह होने पर छोड़ दिया गया है। नाज़रीन, एक जानिब तेफी बट और गोगी बट की कहते दिखाई देते हैं कि अमीर बलाश को कत्ल करने में हमारा कोई हाथ या किरदार नहीं है, जबकि दूसरी जानिब मकतूल अमीर बलाश के भाई अमीर मौसब और अमीर फतह भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जावेद बट के कत्ल में हमारा कोई हाथ या किरदार नहीं है। ताहम पुलिस पर दोनों पार्टियों की जानिब से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए फरार को ही तरजीह दी गई है और अगर बहुत जल्द रियासत और रियासती इदारों ने अपना मुस्बत किरदार अदा न किया तो गलत फहमी और गलत इंफॉर्मेशन वगैरह पर मजीद कत्लो गारत के कवी इम्कानात हैं और इन्हीं इम्कानात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की जानिब से डीसी लाहौर को दोनों पार्टियों के 10-10 अफराद को 3 MPO के तहत नजरबंद करने की दरख्वास्त भी दी गई है, जिस पर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र करके अमल दरामद करवाया जाए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। ये बात ज़बान हक बनी हुई है कि पंजाब में जराइम बढ़ गए हैं। पुलिस में रिश्वत का रेट भी रोज अफजू है। अफसरों में टिकटॉकर बनने का रुझान ज्यादा है, बल्कि पुलिस का काम अदाकारी के शोबे में अवार्ड लेना नहीं, थानों को चमका के और लशपश सहूलतें दिखाकर आवाम को मुतमईन नहीं किया जा सकता। थानों में लोग तफरी करने नहीं आते कि चमका धमका कर माहौल देखकर खुश हो जाएं। वो दाद रसी के लिए आते हैं, इंसाफ चाहते हैं। आज भी SHO साहिबान थानों में दस्तयाब नहीं होते और फोन पर निजाम चला रहे होते हैं। उनसे फोन पर राबता हो जाए तो ये घिसा पीटा जुमला बड़ी सख्तदिली से कहते हैं कि आप फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त जमा करा दें, कार्रवाई कर लेंगे। ये फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त जमा कराने वाला भी पुलिस का बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक धोखा है जिसके जरिए साइलिन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। कोई अफसर अपने मातहतों के खिलाफ कार्रवाई करने का हौसला नहीं रखता। हाँ, अलबत्ता टिकटॉक चाहे सुबह से शाम तक बनवाओ, थकने का नाम ही नहीं लेंगे। नाज़रीन, जान माल और इज्जतों के मुहाफिजी अगर भेड़िए और दरिंदे बन जाए तो फिर मुल्क और कौम और माशरे का अल्लाह ही हाफिज है। इस मुल्क में आज़ादी से जीने की कुछ उम्मीदें थी, लेकिन मुहाफिजों के रोज बरोज बदलते तेवर देखकर अब आज़ादी से चंद सांसें लेने का एहसास भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता जा रहा है। जहाँ कदम कदम पर भेड़िए और दरिंदे हों,
वहाँ फिर जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता है। गुजरांवाला में मुनशियात के काले धंधे में मुतअद्दिद पुलिस एहलकार भी मुलव्विस निकले। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनशियात फरोशों के लिए सहूलतकारी करने वालों में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल रैंक के पुलिस एहलकार शामिल हैं। महकमे पुलिस की इन काली भेड़ों का सीपीओ गुजरांवाला मोहम्मद अयास ने कड़ा एहतसाब किया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार भी करवाया गया। मनशियात फरोशों के सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई हुई तो इसका समर भी मिला। सिर्फ माह अगस्त और रवा माह के चंद दिनों में गुजरांवाला पुलिस ने 440 किलो यानी 11 मन मनशियात पकड़ी और मुतादिद मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। अगस्त के महीने में मनशियात फरोशों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई थाना अरू पुलिस ने की थी, जिसमें 105 किलो मनशियात पकड़ी गई थी। मुलजिमान मियां बीबी होम डिलीवरी की आड़ में मनशियात फरोशी करने का धंधा चला रहे थे। मुश्तमिल पकड़ी जाने वाली मनशियात की कीमत अरबों रुपए बताई जाती है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल काबिल कबूल नहीं, जराइम की शरह को हर सूरत नीचे लाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की कुर्बानियां अपनी जगह काबिल सताइश हैं, मगर पुलिस में काली भेड़ें भी हैं, उनका मुहासबा भी जरूरी है। माशरे में जराइम बढ़ जाए तो तमाम रिफॉर्म्स और तरक्की बेमानी हो जाती है। उन्होंने जिला पुलिस अफसरों को अपने अपने अजला को करप्ट एहलकारों और जराइम पेशा अफराद से पाक करने का टास्क दिया है। सूबे में कहीं भी नो गो एरिया नहीं होना चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुल्क में चोर, डाकू, राहजन, लुटेरों और कातिलों से इतना डर नहीं लगता जितना आज पुलिस की वर्दी में मौजूद इन काली भेड़ों, बदमाशों और कानून के नाम नेहाद मुहाफिजों से लगता है। पुलिस वर्दी में मलबूस जवान को देखकर गरीब और कमजोर इंसान के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चोर और डाकू तो फिर भी किसी गरीब और कमजोर के गिरते आंसू देखकर तरस और रहम खा जाते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले, ये तो ना किसी की चीखों पुकार से खौफ खाते हैं और ना ही मासूम बच्चों की आहों और सिसकियों की कोई परवाह करते हैं। हकीकत तो ये है कि हमारे ये शेर जवान वर्दी के नशे में इस कदर मदहोश हो जाते हैं कि ये फिर खुदा का भी खौफ नहीं खाते। क्या मुहाफिज का काम जिंदा इंसान को कब्र की पाताल में उतारना होता है? नहीं, हरगिज नहीं। मगर हमारे मुहाफिज बरसों से ये फरीजा पूरी ईमानदारी, सीना जोरी और इंतहाई ढिठाई के साथ सरअंजाम दे रही हैं। ना जाने अब तक कितने फूल जैसे जवान ये वक्त से पहले कब्र में उतार चुके हैं। तो दूसरी तरफ लाहौर में मनशियात फरोशों से राब्ते में रहने वाले पंजाब पुलिस के 45 अफसरान और एहलकारों के नाम सामने आ गए। ABN न्यूज को मौसूल होने वाले सरकारी दस्तावेज के मुताबिक DSP से लेकर कांस्टेबल तक 45 अफसरान और एहलकारों का ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है। मनशियात फरोशों से सबसे करीबी ताल्लुकात पाकपतन और मुजफ्फरगढ़ पुलिस के हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, मियां चन्नू और अटक के पुलिस एहलकार मनशियात फरोशों से राब्ते में निकले, जबकि अहम थानों में SHOs भी रहे। दस्तावेज में इंकशाफ हुआ कि स्पेशल ब्रांच और एंटी नारकोटिक्स यूनिट के एहलकारों के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। पुलिस हुकाम ने बताया कि करप्ट अफसरान और एहलकारों के कवायद मुतल्लिका DPOs को भिजवाए जा चुके। पुलिस हुकाम ने बताया कि करप्ट अफसरों और एहलकारों के कवायद मुतल्लिका DPOs को भिजवाए जा चुके हैं। मनशियात फरोशों की सहूलतकारी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया। पाकपतन में खुफिया रिपोर्ट पर मनशियात फरोशी में मुलव्विस एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार जबकि दूसरे एहलकार को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। पुलिस के 2 एहलकारों की मनशियात फरोशों की पुश्त पनाही करने की खुफिया रिपोर्ट मौसूल हुई थी, जिस पर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर पुलिस एहलकार अकरम रजा मोहसिन के घर छापा मारा था, जहां से मनशियात बरामद हुई थी। मनशियात फरोशों की पुश्त पनाही करने वाले दोनों एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। नाज़रीन, SHO अपने थाने के करप्ट एहलकारों को तहफ्फुज देता है। सर्कल अफसर DSP SHOs के ऐबों पर पर्दा डालता है, तो फिर रह गया DPO या फिर CPO, तो उस तक असल हकायक पहुँचते ही नहीं। अक्सर अफसर आजकल अपने ठंडे कमरों से निकलते जरूर हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए। एक और ड्रामा भी है जो अवाम को रिलीफ देने के नाम पर किया जाता है, और वो है पुलिस अफसरों की खुली कचहरियां। उनमें सालीन को रिलीफ तो क्या मिलता, उल्टा मुतल्लिका थाने का SHO और अमला उनके खिलाफ हो जाता है। नाज़रीन, मरियम नवाज ने पंजाब में बढ़ते हुए जराइम और पुलिस की काली भेड़ों पर तवज्जो तो दी है, मगर ये काम इतना आसान नहीं कि एक बिगड़ा हुआ अवामी एतमाद से महरूम महकमा जब तक अपनी इस्लाह खुद करने का आगाज नहीं करता, उस वक्त तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। साल की तारीख और तजुर्बा भी यही बताता है।
नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। मुल्तान के बासियों में आजकल शदीद खौफ व खैरास पाया जाता है। इसकी बुनियादी वजह चंद माह में मुल्तान में बच्चों की गुमशुदगी और अगवा की बढ़ती हुई वारदातें हैं। हर शहरी अपने बच्चों के मुतालिक फिक्रमंद है, खुसूसन माएं बहुत खौफज़दा हैं और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान हैं। मुल्तान पुलिस थाना कैंट से एक और बच्चे को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोरखा 6 सितंबर 2024 को 2 साला बच्चे के वालिद वकास अब्बासी ने पुलिस को इत्तला दी कि दिन 10 बजे उसका 2 साला बेटा खेलते खेलते घर से बाहर निकला तो किसी ने अगवा कर लिया। इत्तला मौसूल होने पर पुलिस ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर मुकदमा नंबर 1757-24 पर मुजरिम 363 थाना कैंट दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने वकुआ का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बच्चे की फौरी बाजियाबी के अहकामात जारी किए। मुल्तान पुलिस ने 2 दिन पहले अगवा होने वाले अब्दुल्ला को बाजियाब करवा ली। इसी वक्त हमारे साथ जो है CPO मुल्तान मौजूद है। जी सर, बताइएगा कैसे अगवा हुआ और तमाम जो है कैसे इसको रिकवर किया गया? बेसिकली जैसे बच्चा आपने देखा होगा, वालिदैन के बयान से पूछा होगा कि इधर मार्केट में खेल रहा था, एक औरत आती है वो साथ ले जाती है, उसका था कि मैं अपने पास रखूँगी। पुलिस ने CCTV के ज़रिए से उसको बरामद किया है। बड़ी एफर्ट्स किए, 2 दिन की मेहनत के बाद बरामद हो सका। मुलज़मा पकड़ ली गई है और SHO और ASP ने बहुत इसमें कलीदी किरदार अदा किया। दोनों को हम अप्रिशिएट करते हैं। सर, मुलज़मा का पहले भी कोई बैकग्राउंड ऐसा था या किस एवज उसने जिसको अगवा किया था? तलाकशुदा औरत थी, बच्चे उसके पास नहीं थे और उसकी वालदा रिसेंटली उसकी डेथ हुई थी। अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए उसने कहा कि मैं कोई बच्चा लेके पाल लेती हूँ। सर, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे ऐसे अगवा हो रहे हैं और अब वालिदैन अपने बच्चों की परवाह नहीं कर रहे हैं, गलियों में खेलते हैं और लोग ले जाते हैं, क्या कहेंगे? बेसिकली वालिदैन को अपने बच्चों पे एक निगाह ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि एक बच्चा अगवा हो गया वालिदैन ने बच्चों को बाहर नहीं खेलने देना। अगर कोई ऐसा अगवा कर आएगा, इंशाल्लाह एफर्ट्स करके पकड़ेंगे उसको, बच्चे खेलें। बच्चों का अगवा बदकिस्मती से शरपसंद अनासर के लिए अब एक मुनाफे बख्श तिजारत की सूरत इख्तियार कर चुका है, जैसा कि बच्चों के जिस्मानी अज़ा काट कर उन्हें मफलूज बनाना और फिर भीख मांगने पर मजबूर करना। इन माफियाज के करिंदे मुनज़्ज़म तौर पर मुख्तलिफ शहरों से अगवाशुदा बच्चों को ठेके पर लेकर आते हैं, इलाकों को मुंतखब कर लिया जाता है और भिखारी बच्चों को रक्षा बसों में बिठाकर रात को इकट्ठा करके मुकर्ररा जगहों पर ले जाया जाता है। इसके अलावा बेऔलाद जोड़ों की औलाद की जरूरत की तकमील, नेज़ जिनसे मुशक्कत लेना, जिनसी हवस पूरी करना, उनका ब्रेन वॉश करके किसी मुल्क कौम के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, अगवा एक मुजरिमाना फेल है। बच्चे मुजरिमों के लिए आसान हदफ हैं। उन्हें रंग बिरंगे खिलौने, चॉकलेट्स का झांसा देकर या उन्हें कंफ्यूज करने और वर्गलाने वाले जुमले इस्तेमाल करके अगवा की वारदातों में उन्हें टारगेट बनाया जाता है। ये जुर्म खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में ज्यादा है, क्योंकि इफलास, गुर्बत, आवाम के लिए वसाइल की कमी और हुकूमत की इस तरह के गैर इंसानी अमल के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामी इसके मुहर्रिकात हैं। नाज़रीन, किसी माँ का लख्ते जिगर गुम हो जाए और उसकी हालत एक जिंदा लाश की मानंद होती है। मगवी बच्चे के वालिदैन जीते जी मर जाते हैं। SP कैंट डिवीजन जावेद ताहिर मजीद, ASP कैंट तैयब वजीर, SHO कैंट राव अली हसन और इंचार्ज CRO जावेद इकबाल और दीगर मुलाजिमान ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। पुलिस ने CCTV कैमरों और अपने तमाम दस्तियाब वसाइल को बिरोकार लाते हुए टेक्निकल बुनियादों पर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीमों ने मुसलसल मेहनत से काम करते हुए खातून मुलजिमा हसन बानो को ट्रेस करके बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। खातून मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उसके खावंद ने उसे तलाक दे दी थी। वो माँ के साथ रहती थी, उसकी माँ भी फौत हो गई थी और उसके बाद वो अकेली रहती थी और गुजर बसर करने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। नाज़रीन, उसने इंकशाफ किया कि बच्चा बाजार में खेल रहा था, जिसकी उंगली पकड़कर वो चलती गई और बच्चे को बाआसानी से अगवा कर लिया। इस अगवा का मकसद ये था कि अपनी तन्हाई दूर कर सके। CPO मुल्तान ने कहा कि बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी और मुल्जिम की गिरफ्तारी मुल्तान पुलिस अफसरान की पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। 2 साला अब्दुल्ला को घर जाकर वालिदैन के हवाले किया तो वो खुशी से निहाल हो गए और पुलिस के लिए ढेरों दुआएं की।
नाज़रीन, पाकिस्तान में हर रोज 8 से 10 बच्चे ज्यादती का शिकार होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में से एक सबसे बड़ा मसला बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का है। हमारे यहाँ जितने भी हैवान हैं, उनसे बढ़कर इंसानों के रूप में जो जिनसी दरिंदे घूम रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं, जो मासूम बच्चों, नन्ही कलियों को अपनी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने से भी नहीं कतराते। महकमा सेहत के ड्राइवर के बच्चे से मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की कोशिश, बच्चे और अहले खाना को जान से मारने की धमकियां, शबीर नामी ड्राइवर की बदमाशी पर मबनी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। बच्चे की वालिदा का इंसाफ का मुतालबा। थाना सदर की चौकी मूंगी बंगला की हुदूद में वाक़ नवाही गांव 154 गाफ बे के बेसिक हेल्थ यूनिट में तैनात शबीर नामी ड्राइवर ने अस्पताल के करीब रिहाइश पजीर असद नामी बच्चे को गन पॉइंट पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की तो बच्चे का शोर वावेला सुनकर लोग जमा हो गए, जिस पर शबीर मौके से फरार हो गया। बच्चे की वालदा ने जब शबीर को इस वाक़े के मुतालिक पूछा तो उसने बच्चे और बच्चे की वालदा को धमकियां दी कि अगर तुम लोगों ने कोई पुलिस कार्रवाई की तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। नाज़रीन, खानदान के अरकान, दोस्तों और पड़ोसियों या फिर बिरादरी की जानिब से ऐसे किसी जुर्म के बाद ताउन की कमी मुतासरा बच्चों को तन्हाई का शिकार भी कर देती है। फिर वो अपने साथ होने वाले जुर्म के बारे में बात करते हुए हिचकिचाते हैं और कई तरह की नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार भी हो जाते हैं। इत्तला मिलने पर थाना सदर पुलिस ने शबीर को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे की वालदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए और शबीर को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा ये किसी के बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश न करे। शबीर की बदमाशी वाली वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि शबीर गोजरा में अदालत के दरवाजे पर खड़ा होकर बदमाशी से वीडियो बना रहा है। नाज़रीन, बच्चों पर जिनसी ज्यादती ज्यादातर वही लोग करते हैं जो कभी खुद भी जिनसी ज्यादती का शिकार रहे हों। फैसला हम पर है। हमें मी टू कहकर इस घिनौने अमल को रोकना है या इस घन चक्कर को इसी तरह चलते रहने देना है। मुआशरे के हर फर्द का फर्ज है कि अपना किरदार जिस हद तक हो पूरा करे, क्योंकि कानूनी इदारे पूरी दुनिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करने में नाकाम है। इसीलिए ये सिर्फ कानून की नहीं बल्कि माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है। पीछे न रहिए, बच्चे सबके लिए एक जैसे होते हैं, अपने हिस्से का काम जरूर कीजिए। नाज़रीन, जराइम की तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।